साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है बीपीएससी की जो प्रीलिम्स की जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं, उन प्रश्न पत्रों को हम लोग एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र सॉल्व करने के कई फ़ायदे हैं। देखिए, जैसे इसका पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको पैटर्न पता चल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं उस परीक्षा में पूछे जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये होता है कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो ये दोनों ही फ़ायदे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने से मिलते हैं। तो इसी के दृष्टिगत हम लोग जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर एक एक करके सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले 38वीं बिहार पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा 1992-93 की है, इसको यहाँ पर देखेंगे। इसमें जो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं। अब पैटर्न चेंज हो चुका है, परंतु जीएस के दृष्टिकोण से प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, बीपीएससी की परीक्षा में जो विज्ञान वाला पोर्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसके प्रश्न काफ़ी रिपीट होते हैं। तो ये आपको प्रश्न पत्र जो है काफ़ी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। किसके समय में फली फूली? तो ये कुषाणों के समय में सर्वाधिक फली फूली। ठीक है। अगला है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहाँ पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी, और 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान शहीद हुआ था। अगला है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जो है ये महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया था। महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। देखिए, जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण कराया था। ये वेधशालाएं कहाँ कहाँ पे रही हैं? दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा। तो ये याद रखिएगा, 5 जगह पे इनकी वेधशालाएं इन्होंने निर्मित कराई थी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। देखिए, जो 5 वेधशालाएं हैं उसमें से आपके 2 देखिए उत्तर प्रदेश में है, बनारस और मथुरा। अगला है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? 1877 में। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत 1876 में घोषित किया गया। वर्ष 1877 में लॉर्ड लिटन, उसमें ये वायसराय थे, लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि व भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। अगला है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो ये अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ठीक है। देखिए, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आगे चलते हैं। अगला है, साइमन कमीशन। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा और व्याख्या देख लें। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु जो है एमजी रनाडे को मानते थे। देखिए, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आता है? तो 1928 में। 1928 में, फरवरी 1928 में ये पहली बार भारत आगमन होता है। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया था, जो फरवरी 1928 में पहली बार भारत आता है। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच करने के लिए किया गया था। अगला है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में। 1929 में कांग्रेस पार्टी ने लाहौर जो अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन होता है 31 दिसंबर 1929 को। यहाँ लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह अधिवेशन होता है। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। अगला है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित किस लिए? तो जलियांवाला बाग त्रासदी 1919 में होती है। इन चारों में से कौन सी घटना संबंधित है 1919 से? तो जलियांवाला बाग त्रासदी 13 अप्रैल 1919 को होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो इस गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। इनकी जो रचना थी आनंद मठ, इस आनंद मठ में ही इस गीत की रचना की गई है। जबकि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा, जो भारत का राष्ट्रगान है। जयशंकर प्रसाद ने जो है हिमाद्री तुंग श्रृंग से नामक एक कविता की रचना की थी। अगला है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। देखिए, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है चौधरी रहमत अली ने किया था, जबकि आगा खां व सलीम उल्लाह
सलीम मुल्ला इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। 1885 में A.O. ह्यूम, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, इनके द्वारा की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया था। अगला है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हुई हैं कहां पर? तो देखिए, प्रश्नकाल में ये बिहार उसका उत्तर होता है, बिहार में। परंतु जब बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया, तो अब मुख्यतः ये कहाँ पे आ जाएंगी? झारखंड में, क्योंकि ये जनजातियां मुख्यतः छोटा नागपुर में निवास करती हैं, और ये हिस्सा जो है आपका झारखंड में आता है। अगला है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पर? तो लक्षद्वीप टापू जो है ये दक्षिण पश्चिम भारत में जो आपका मालाबार तट है केरल वाला, इस साइड में अरब सागर में ये स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। किस राज्य में नहीं है? तो देखिए, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, पंजाब में लौह अयस्क खान नहीं मिलते हैं। अगला है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो देखिए, प्रश्नकाल में सऊदी अरबिया रहा है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है, जबकि 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कच्चे तेल के उत्पादक देशों में अमेरिका नंबर 1 पर है उत्पादक में, सऊदी अरब दूसरे पे है और रशिया तीसरे पे है। और वही निर्यात, चूंकि यहाँ निर्यात की बात हो रही तो निर्यात में सऊदी अरब है। अगला है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है कितनी? तो ये होती है 5.5 फीट। 5.5 फीट होता है, 5 फुट 6 इंच या 1676 मिलीमीटर होता है बड़ी लाइन, जिसे ब्रॉड गेज कहते हैं। ठीक है, ब्रॉड गेज कहते हैं। ब्रॉड गेज भारत के साथ दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रेल गेज है। मीटर गेज 1000 मिलीमीटर होता है, एवं नैरो गेज जो होता है 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर का होता है। अगला है, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध रहे हैं किसके लिए? तो ये बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी, क्योंकि इनके पहले ये माना जाता था कि सारे ग्रह जो हैं, जिसमें सूर्य भी शामिल था, वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जबकि इन्होंने बताया कि सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अगला है, गोबी का मरुस्थल कहाँ? तो गोबी का मरुस्थल आपका चीन में है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया तथा चीन की सीमा पर है, तो दोनों जगह इसका विस्तार है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में आटाकामा का मरुस्थल है, जो कि उत्तरी चिली में है, तथा द सिंदो डे सेचुरा का जो मरुस्थल है वो उत्तर पश्चिम पेरू में है। पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। किन देशांतरों के मध्य? लॉन्गिट्यूड के मध्य में। तो बिहार राज्य का जो विस्तार है आप देखेंगे तो 84, ये देखिए, ये आपका, चूंकि जब झारखंड नहीं बटा था तब का ये प्रश्न है। वर्तमान में आप याद रखिएगा, बिहार राज्य जो है 83 डिग्री या 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 84 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। या अगर मतलब नॉर्मल वे में या मोटा मोटा कहें तो 84 पूर्व से लेकर 88 पूर्व तक। वहीं बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड है। अगला है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी जो है पेरिस से होकर बहती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जबकि लंदन जो है वो टेम्स नदी किनारे स्थित है। और जो फ्रैंकफर्ट शहर है ये राइन नदी के किनारे है। रोम नगर जो है, रोम इटली की राजधानी रोम है, ये टाइबर नदी के किनारे है। अगला है, स्वेज नहर जोड़ती है किसको? तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, ये कृत्रिम नहर है। सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। यह नहर 193 किलोमीटर लंबी है, 205 मीटर चौड़ी है और 24 मीटर गहरी है। इसका निर्माण 10 वर्ष में पूर्ण हुआ और 1869 ईस्वी में यह नहर यातायात के लिए खुल गई। इस नहर के संचालन पर जो अधिकार है वो किसका है? मिस्र का है। अगला है, ओजोन परत बताता है
पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत, जो आपका क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, वहाँ पर। अगला है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो वह है आपका उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है वो न्यूनतम है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभार होने से वह पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। अगला प्रश्न है आपका कि एस्पेरांटो है, क्या है एस्पेरांटो? जो है ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, जिसका मतलब होता है आशा रखने वाला। ठीक है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी? तो स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच, इटालियन मुख्यतः ये बोली जाती हैं। फ्रांस, जर्मन, इटली, ऑस्ट्रिया जो से ये घिरा हुआ है, जो स्विट्जरलैंड है ये फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। यदि आप मैप पे देखेंगे यहाँ पे जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन भाषाएं मुख्यतः बोली जाती हैं। अगला है कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिए गए हैं। पहला, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होती भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका भी अलग से चुनाव होता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सही है। भारत में उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, दोनों सदनों चाहे वो निर्वाचित हों या नॉमिनेटेड हों, के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। अगला है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। क्या अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का नहीं। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है, ना कि राष्ट्रपति के पास। तो बी वाला सही नहीं है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का बिल्कुल होता है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। अगला है अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने दिन के लिए? 14 दिनों के लिए रोक सकती है। संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के विधेयक किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी में भी लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है। जबकि देखिए जो धन तथा वित्त विधेयक होता है, धन तथा वित्त विधेयकों के लिए यह प्रतिबंध है कि वे मतलब लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। अगला है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो देखिए प्रश्नकाल में आप गुवाहाटी का देखिए, गुवाहाटी के अधिकार क्षेत्र में असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश थे। वर्तमान में इसके अधिकार क्षेत्र में असम, जो गुवाहाटी के अधिकार क्षेत्र में असम है, नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय हाई कोर्ट स्थापित हो गया है। ठीक है। तो गुवाहाटी के भी अधिकार क्षेत्र में कई आ जाएंगे। आपका जो महाराष्ट्र मुंबई उच्च न्यायालय है, इसके अधिकार क्षेत्र में इसके अधीन महाराष्ट्र और गोवा और दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली आते हैं। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 34। ध्यान रखिएगा, वर्तमान 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक। अगला है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया था कब? 1951 में लाया गया था। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 का और 31 खा तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेद 19 वाक, अव्यक्त वृत्ति, जीविका तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था की गई है। अगला है सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया किसके माध्यम से? तो इसको जो है 35वें संशोधन के माध्यम से, 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य की संज्ञा दी गई, जबकि पूर्णतः इसको राज्य बनाया गया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। ठीक है। 26 अप्रैल 1975 से भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में इसको सम्मिलित किया गया। अगला है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था। इसका विधिवत उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, सही है। इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? सही है, विशेषताएं हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर शामिल हो जाएगा। देखिए, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की गई। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया और 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 कार्यात्मक मद या विषय जोड़े गए। अगला है वर्ष 1992-93 की वित्तीय घाटा प्रदर्शन लगभग कितना था? तो ये 5000 करोड़। अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पुराना डेटा है। पंचवर्षीय योजना की अवधि की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? देखिए, पहली आपकी 1951 से 56 चलती है, दूसरी 56 से 61 चलती है, तीसरी जो है 61 से 66 चलती है, चौथी 66 से 71 नहीं चलती है। 66 से 71 नहीं चलती क्योंकि 66 से 69 तक, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, तीन ईयर है, ये 3 वार्षिक योजनाएं चलाई जाती हैं। ये कह सकते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का अवकाश, हॉलीडे टाइप का था ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आपका चौथा वाला सही नहीं, डी वाला सही नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 में जाकर प्रारंभ की जाती है, जो कि 1974 तक चलती है। अगला है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो वर्तमान में जीएसटी के थ्रू आता है, ठीक है। अगला है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है कितना? लगभग 8 सेकंड लेता है, लगभग 8 सेकंड। अगला है 1 सेकंड, ये 8 सेकंड लेता है। अगला है 1 सेकंड नहीं, 8 सेकंड नहीं, 8 मिनट लगता है, 8 मिनट, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। यदि इसको सेकंड में बदलेंगे तो करीब 500 सेकंड है। अगला है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है किसकी? लोहे और क्रोमियम की। स्टेनलेस स्टील की रचना में 72% लोहा होता है, 17 से 19% क्रोमियम होता है और 7 से 9% निकिल और कार्बन का योगदान होता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये रासायनिक है। मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक है। दूध से दही का बनना रासायनिक है। पानी में चीनी घुलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। अगला है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से किसके? तांबे के, लोहे के, कार्बन के, तब प्रतिक्रिया होती है। परंतु अल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है, भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जब भाप एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, जबकि तांबे, लोहे का कार्बन के साथ भाप अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। मतलब लोहे, तांबे और कार्बन के साथ जो है भाप अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं? दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता नहीं, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता नहीं, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होता। क्या है? देखिए, पाश्चराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर निर्जीवीकरण या कीटाणु रहित किया जाता है और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दुग्ध की खाद्य महत्ता तक क्रीमी लेयर पर कोई प्रभाव ना पड़े। पाश्चरीकृत करने के लिए सामान्य तौर पर दुग्ध 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट तक रखकर प्रशीतकों द्वारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला है एम्फीबिया बताता है क्या? एम्फीबिया ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, जैसे आपका कछुआ आपने देखा होगा, मेढक हैं, ठीक है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। परोपजीवी कीट, इंसेक्ट पैरासाइट के द्वारा? देखिए, नहीं, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण, ये इंसेक्ट पैरासाइट की वजह से नहीं होता। ये मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक तीव्र ज्वर बीमारी है जो संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छरों के काटने से फैलती है, ठीक। यहाँ पे ए वाला विकल्प सही नहीं है। यह मच्छरों द्वारा फैलती है, सही है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, ये भी सही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है, ये भी सही है। अगला है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन रहे हैं? तो एच जे भाभा, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत सरकार द्वारा अगस्त 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। अगला है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है बी साराभाई को, बी साराभाई, विक्रम साराभाई
भाई को जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही है। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, जबकि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई को माना जाता है। अगला है शीघ्रोत्पादी रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसे इंग्लिश में कहेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। किसके माध्यम से? इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। देखिए, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में परमाणु विखंडन प्रक्रिया के लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है उसे यह रिएक्टर 2 बार इस्तेमाल योग्य ईंधन में बदलकर उत्सर्जित करता है। इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसे मॉक्स फ्यूल कहा जाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में द्रव सोडियम को कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? तो ये आपका बिहार में, जो तराई इलाका, चाहे आप बिहार देख लीजिए या उत्तर प्रदेश का जो तराई इलाका है, यहाँ पर ये बीमारी फैलती है। ठीक है, देखिए कालाजार जो बीमारी, इसके बारे में देख लें। कालाजार नामक जो बीमारी है बालू मक्खी सैंडी फ्लाई के काटने से होती है, जिससे मानव रक्त में लिशेमेनिया डोनोवानी नामक परजीवी पहुंच जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। इससे प्रभावित अंग जो है वो अस्थिमज्जा है। इसके प्रमुख लक्षण है बार बार भूख आना, हल्का बुखार हमेशा बना रहना, भूख और वजन में लगातार कमी होना, लीवर का आकार सामान्य से बड़ा हो जाना। UN ब्रह्मचारी ने इसका उपचार विकसित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग कितना है? तो वर्तमान में यदि देखेंगे तो वर्तमान जो 2011 का आंकड़ा है उसके अनुसार 61.8% है, 61.8 है, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.2 है और महिला साक्षरता 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, जहाँ पे साक्षरता दर 73.4% है। भारत में बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो जनसंख्या के दृष्टि से यह भारत का तीसरा राज्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला कौन सा? उत्तर प्रदेश। बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? तो ये तत्कालीन उस समय के जो महाराष्ट्र सचिव थे ये मिस्र के थे। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने पहले अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो लिथुआनिया जो है, आप मैप में देखेंगे तो इस्टोनिया, लटाविया, आपको सबसे ऊपर इस्टोनिया दिखाई पड़ेगा नॉर्थ में, फिर उसके नीचे लटाविया, फिर आपका लिथुआनिया है। जो बाल्टिक सी है उसके किनारे ये तीनों देश हैं, जिसमें से आपका इस्टोनिया और लटाविया रशिया से सीमा बनाते हैं और लिथुआनिया भी रशिया से सीमा बनाता है। तो ये तीनों जो हैं आपके सोवियत संघ के हिस्सा थे। तो सबसे पहले इसमें लिथुआनिया ही जो है अपने को स्वतंत्र घोषित करता है 1991 में। अगला है 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? तो 1991 के प्रारंभ में ये विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी हर साल जो है आपका कहाँ पर होता है? स्विट्जरलैंड के जो जिनेवा है वहाँ पर इसका जो है मेजबानी की जाती है और हर साल ये होता है। अगला है इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई मैड्रिड में। अगला है इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1990 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। ये करंट का क्वेश्चन से छोड़ दीजिए, अब ये अभी वर्तमान में रिलेवेंट नहीं है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला। इन्हें जो है जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था उस समय जब ये प्रश्न आया था 1992-93 में। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इनके बारे में याद रखिएगा। इन्हें 1991 में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विशेष ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था। इससे पूर्व इन्हें 1984 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और सत्यजीत रे ने 1955 में पाथेर पंचाली फिल्म का निर्माण करके विश्व सिनेमा पर छाप छोड़ी थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपराजितो तथा अपूर्व संसार जैसे फिल्मों का निर्माण किया है। 1992 के प्रारंभिक भाग में JKLF खबरों में था। किस लिए? तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए। तो ये भी अब रिलेवेंट नहीं है। हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए, कहाँ हुई थी? तो ये आपका भागलपुर में हुई थी, 1991 की घटना थी।
ये अब रिलीवेंट नहीं है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी चुनाव का है, छोड़ दीजिए। ये भी करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। भारत ने 1991 को क्या घोषित किया था? भारत की यात्रा वर्ष घोषित किया था, भारत की यात्रा वर्ष घोषित किया था, ठीक है। देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत अभियान 2002 में शुरू किया गया था, जबकि अतुल्य भारत 2.0 सितंबर 2017 में शुरू किया गया था। एक सेकेंड, यहाँ पे 1992 में घोषित गणतंत्र दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? तो ये JRD टाटा को केवल दिया गया था। देखिए इसमें से, देखिए वर्ष 1992 में घोषित भारत रत्न पुरस्कार जो है ये किसको किसको दिया गया था? तो इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा एवं सत्यजीत रे को प्रदान किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा और सत्यजीत रे, विकल्पों में से केवल आपका ए विकल्प ही सही होगा, ठीक है। तो कई बार आता है ना कि किसको किस वर्ष भारत रत्न दिया गया, तो इस हिसाब से इसको याद रखिएगा। जबकि 2019 में जो है नानाजी देशमुख को, भूपेंद्र हजारिका और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस समय जो UGC के अध्यक्ष हैं उनका नाम आप बताइएगा, चूँकि इस समय जो है वो आपके जगदीश कुमार हैं, प्रोफेसर M जगदीश कुमार जो हैं ये UGC के अध्यक्ष हैं, ठीक है। 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था किसको? तो A नागेश्वर राव को दिया गया था, जबकि 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया था। अगला है रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार, तो ये बहुत पुराना है, करंट अफेयर के क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है दक्षेश सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग के लिए इसको शुरू किया गया। इस संगठन को दक्षिण एशिया में एकता व सहयोग के लिए 1985 में ढाका में सार्क, जिसे शॉर्ट में दक्षेश भी कह सकते हैं, ठीक है, की स्थापना की गई। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है। इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय है नेपाल काठमांडू में। इसमें जो सदस्य हैं कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान व अफगानिस्तान है। अगला है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है, ठीक है। ये मूलतः जो है यूगोस्लाविया, मेसेडोनिया जिसे पूर्व में यूगोस्लाविया कहा जाता था, वहाँ की ये निवासी थी। बाद में ये भारत आती हैं और भारत की नागरिकता ग्रहण करती हैं, ठीक है। इन्होंने जो है 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, और इसके अतिरिक्त इन्होंने निर्मल हृदय व प्रथम अनाथालय की स्थापना की, और इन्हें जो है 1979 में जो है असहायों व गरीबों की सहायता हेतु शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, और 1980 में इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन है। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की संघीय प्रणाली है, सही बात है, ये कथन आपका सही है, पहला विकल्प जो है आपका सही है। दूसरा, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों ही प्रणालियां हैं, संघीय और एकात्मक नहीं, संघीय प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, नहीं। भारत में संघात्मक शासन है, किंतु गंभीर परिस्थितियों में यह एकात्मक भी होता है, मतलब मिला जुला है। फ्रांस में क्या है? एकात्मक शासन है, संघीय नहीं है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संघीय वहाँ की जनता के द्वारा होती है, नहीं, ये गलत है, ठीक है, पहला वाला विकल्प सही है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील की मुख्य विशेषता देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व की है। देखिए, पंचशील की मुख्य विशेषता देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व का विकास चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य नई दिल्ली में वार्ता के पश्चात 29 अप्रैल 1954 को एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें 5 सिद्धांत बताए गए। यही 5 पंचशील सिद्धांत कहलाते हैं, जो क्या क्या है? पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व संप्रभुता का आदर करना। दूसरा, पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन देना कि हम आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थ होना, मतलब हस्तक्षेप न करना। समानता व पारस्परिक सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अगला है बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है, किसमें? पर्वतारोहण में, ठीक है। देखिए, बछेंद्री पाल जो है एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली और वो विश्व की 5वीं महिला थी, ठीक है। और एवरेस्ट शिखर पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव रही हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था।
आगे चलते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था। ठीक है। जबकि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, सी राजगोपालाचारी को राया जी और सीआर के उपनाम से संबोधित किया जाता था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल। 1945 में युद्ध की समाप्ति के बाद हुए चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आती है और क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनते हैं। और क्लीमेंट एटली के समय में ही, लेबर पार्टी की सरकार के समय में ही भारत को आज़ादी मिलती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है किसके संबंध में? विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सुधारने के लिए। ये 1986-87 में चलाया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1986-87 में चलाया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना था। अगला है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित रहा? वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन जो है आपका 1973-74 में जो है आपका उत्तराखंड में चलाया गया था। उस समय तत्कालीन कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी इलाका था और वर्तमान के उत्तराखंड में चलाया गया था। इसके जन्मदाता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा व या कह सकते हैं जो नेतृत्व करता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट। अगला है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसने लिखा? ये नीरद सी चौधरी जी ने लिखा। ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदुज़म, अ पैसेज टू इंग्लैंड, कॉन्टिनेंट ऑफ सीर्स जैसी पुस्तकें लिखी। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा। इंदिरा गांधी रिटर्न्स लिखा। द कंपनी ऑफ वुमेन आदि पुस्तकों की रचना की। इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम के लेखक कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। ये अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक रही है। जबकि जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकों में द ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी पुस्तकें रही हैं। वहीं सरोजिनी नायडू ने गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा, ब्रोकन विंग्स लिखा और नयनतारा सहगल ने अ वॉइस ऑफ फ्रीडम की रचना की। अगला है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, वह कौन सी भाषा है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद बंगाली का नंबर आता है। तो इसमें विकल्प में बंगाली नहीं है। दूसरे नंबर पर बंगाली है। ठीक है। तीसरे पे आपकी मराठी आ जाएगी, नहीं तेलुगु है। तीसरे पे आपका तेलुगु आ जाएगा। अगला है, यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। यूनेस्को की कार्य भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अभिकरण है या संस्था है, जिसका गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे? तो ये अरविंद घोष की पुस्तक थी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक थी। लाइफ डिवाइन, एस्से ऑन गीता इत्यादि जो है ये अरविंद घोष जी की पुस्तक थी। वहीं मुल्क राज आनंद ने जो है कुली, कॉन्फ्रेंस ऑफ अ लवर, टू लीव्स एड ए बर्ड लिखा है। वहीं डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी लिखी है और स्वामी विवेकानंद ने न्यू हिंदुइज्म की रचना की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? भीमसेन जोशी शास्त्रीय गान संगीत से संबंधित थे। अल्लाह रखा तबला, देबू चौधरी सितार, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ये बांसुरी से इनका संबंध नहीं है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का संबंध जो है बांसुरी से नहीं रहा है। ठीक है। ये गायिका रही हैं। इन्हें वर्ष 1998 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जो है दिया गया या प्रदान किया गया। बांसुरी के विख्यात वादक उस्ताद हरिप्रसाद चौरसिया रहे हैं। अगला, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन थे? तो इन चारों में से जो है अरुण शहरी को जो है पत्रकारिता के लिए रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेस की स्मृति में 1957 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1958 ईस्वी में भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे को जनसेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। अगला है, विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्यों का मिलान करना। देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य है? बुर्रा, 2 से मिलाइए। असम में बिहू, 1 से मिलाइए। हिमाचल प्रदेश में नट्टी, 4 से मिला दीजिए। और राजस्थान में घूमर। तो आंध्रा में बुर्रा है, असम में बिहू है, हिमाचल प्रदेश में नट्टी है, राजस्थान में घूमर है। तो 2143 सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, वे कौन थे? हरगोविंद खुराना व एस चंद्रशेखर। ये सी बी रमन यहीं के थे। ठीक है।
रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 में, सीवी रमन को भौतिकी के लिए 1930 में, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में, अमर सेन को अर्थशास्त्र में 1998 के लिए 1998 में, और कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। और भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, इसमें डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैं चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में 1983 में, वेंकट रमन रामाकृष्णन को रसायन विज्ञान में 2009 में, BS नायपाल को साहित्य में 2001 में, अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में 2019 में। ये भारतीय मूल के नागरिक हैं। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? तो ये जो है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो लगभग 5000 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 5000 किलोग्राम। सबसे भारी थल पशु जो है अफ्रीकी हाथी माना जाता है, जिसका औसत वजन 7 टन होता है। जबकि सबसे भारी जीव जो है नील व्हेल मानी जाती है, जिसका औसत आकार जो है 35 मीटर और औसत भार जो होता है वो सोचिए 205 टन होता है। 205 टन, कितनी हाथियाँ आ जाएंगे उसमें। अगला है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं। आइंस्टीन ने 1905 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की सफल व्याख्या की, जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। वैज्ञानिक इवान पाओलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ये प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो इनका संबंध तीरंदाजी से था। अब ये नहीं पूछा जाएगा। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो थॉमस कप पुरस्कार जो है बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। देखिए, थॉमस कप जो होता है वो बैडमिंटन पुरुष चैंपियनशिप के लिए, जो पुरुष वर्ग में खेलते हैं उनका होता है। महिलाओं के लिए उबेर कप होता है। पुरुषों के लिए थॉमस कप होता है, ध्यान रखिएगा, और महिलाओं के लिए उबेर कप होता है। ठीक है, ये बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है। प्रथम एशियाई खेल हुए थे कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल जो है आपके नई दिल्ली में सन 1951 में आयोजित किए गए थे। जबकि जो 18वां एशियाई खेल था इंडोनेशिया के जकार्ता में और पालेमबांग शहरों में 18 अगस्त 2 सितंबर 2018 को संपन्न हुए थे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में 1951 में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होना चाहिए। ठीक है, USA। वर्तमान दुनिया का दूसरा कौन सा है? देखिए, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम रुगरांडो स्टेडियम जो कि उत्तर कोरिया में स्थित है। दूसरे नंबर पे जो है अब आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद का वो है। तीसरे पे आपका USA वाला हो गया। तो इसमें से विकल्प में से कोई नहीं होगा। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये टेनिस के प्लेयर रहे हैं, नहीं सॉरी बैडमिंटन के प्लेयर रहे हैं। डूरंड कप किस खेल संबंधित? तो डूरंड कप का संबंध जो फुटबॉल से रहा है। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। डूरंड कप फुटबॉल की प्रतिस्पर्धा है। यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल आयोजन है। सन 1988 में सर्वप्रथम डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा प्रश्न पत्र होता है, समाप्त होता है। 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।